Good morning, children. I once again welcome you in our today's online class, and we have been discussing Indigo by Louis Fisher, which depicts the story of Champaran and the struggle of Mahatma Gandhi for the peasants, for the poor peasants of Champaran. And as you know, that the story is set in 1917, and we have seen yesterday that Rajkumar Shukla, a poor peasant from Champaran, visited Gandhiji in the Lucknow convention in 1916, and he urged Gandhiji to accompany him with to his area Muzaffarpur and Motihari and the Motihari, and where he requested him to solve the problem of the peasants and of the sharecroppers. So we have seen that Rajkumar Shukla and Mahatma Gandhi, they went to Muzaffarpur, first to the house of Rajendra Prasad at Patna, and then Mahatma Gandhi decided to move to Muzaffarpur to the house of J.B. Kriplani, and from there he went to the house of Mr. Malpani, a government teacher, where one minute where he stayed for two days. And yes, yes. And then Mahatma Gandhi has said that it was an ordinary thing in those days. Gandhi commented, for a government professor to harbor a man like me. In small localities, the Indians were afraid to show sympathy for the advocates of होम रूल. तो होम रूल का एक आंदोलन चला था उस समय अंग्रेज़ों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ. तो उस आंदोलन का सपोर्ट करने वाले, एडवोकेट करने वाले मतलब उस आंदोलन का सपोर्ट करने वाले, होम रूल आंदोलन का सपोर्ट करने वाले मतलब आज़ादी के आंदोलन का सपोर्ट करने वाले मेरे जैसे व्यक्ति को प्रोफेसर कृपलानी और प्रोफेसर मलकानी, इन्होंने जो बोल रहे मुझे हार्बर किया, मुझे आश्रय दिया, ये एक बड़ी ही अद्भुत बात है. आगे क्या हुआ? द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट and the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to चंपारण. तो गांधी जी का जो मिशन था, उनके मिशन का जो नेचर था, जैसा हमने पहले बात की कि उनके मिशन के 3 रूल्स थे. फर्स्ट इज अहिंसा, दैट इज नॉन वायलेंस. सेकंड इज ट्रुथ, उससे हम सत्याग्रह बोलेंगे. और तीसरा जो था वो सिविल डिसोबीडियंस. सविनय राजाज्ञा का उल्लंघन करना. तो ये सारी चीज़ें जो है न सिर्फ ब्रिटिशों के लिए बल्कि एक कॉमन इंडियन के लिए भी एकदम नई थी. उनके लिए विरोध का तरीका मतलब नेचर से एकदम ब्लडशेड और लड़ाई झगड़ा, युद्ध की नीति, ये सारी चीज़ें थी. लेकिन गांधी जी का तरीका जो एकदम अलग था. इसलिए बोल रहा है कि द न्यूज़ ऑफ
Gandhiji's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to चंपारण, है ना। चंपारण के रास्ते में मुजफ्फरपुर आता है जहाँ पर वो रुके थे। आगे क्या हुआ? Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. और अब क्या होने लगा कि जैसे गांधी जी कोई आए हैं, राजकुमार शुक्ला ने भी बात बताई होगी और अदर सोर्सेस से बात सबको पता चली कि कोई एक व्यक्ति है, कोई एक कांग्रेस का लीडर है जो उन्हें बचाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए कहाँ आया हुआ है? चंपारण आने वाला है और मुजफ्फरपुर में ठहरा है। ओके, तो चंपारण के सारे किसान, चाहे वो पैदल हो, चाहे वो किसी कन्वेंस से हो, मतलब गाड़ी से, कैसे भी जो है, किसी भी तरीके से वो वहाँ पहुँचने लगे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। तो मुजफ्फरपुर के लॉयर्स ने गांधी जी को बुलाया और उनसे कहा कि वो उनको एड्रेस करे, उनसे बात करे। तो गांधी जी का पहला स्पीच जो है वहां पर हुआ, उन्होंने कहा दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप्स इन कोर्ट। तो उसमें कई सारे लॉयर वो भी थे जिन्होंने चंपारण के पीजेंट्स की केसेस को अदालत में लड़ा था या लड़ रहे थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस। उन्होंने अपने केसेस के बारे में उनको बताया, अपनी केसेस की जानकारी उनको दी, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है वो बताया, और इतना ही नहीं उनकी महंगी फीस के बारे में भी बताया, लॉयर्स की फीस के बारे में। गांधी चाइडेड द लॉयर्स, चाइडेड का मतलब होता है स्कोल्डेड, है ना, टीका टिप्पणी करना। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। ही सेड I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. Taking such cases to the courts does little good. तो गांधी जी यहाँ पर कहते हैं कि ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि आप अपने ही देश के गरीब किसानों से, जो खुद जो है इतने तंगी से जूझ रहे हैं, खुद जो है इतने परेशानी में है, उनसे आप इतनी बड़ी बड़ी फीस लेते हैं। बाद में उन्होंने कहा कि मुझे अब इस कोर्ट्स पर जो है, इस अंग्रेजी कोर्ट्स पर जो है भारत के बिल्कुल अब विश्वास नहीं रहा, और मुझे नहीं लगता कि ये जो कोर्ट्स है ये इन किसानों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे या उनको न्याय दिला पाएंगे। ऐसा अगर होता तो अब तक उनको न्याय मिल गया होता, या तो आपके थ्रू मिल गया होता या और किसी तरीके से मिल गया होता। Where the peasants are so crushed and fear stricken, law courts are useless. वो कहते हैं कि जब तक इन पीजेंट्स के अंदर का डर आप खत्म नहीं कर सकते, जब तक वो फियर स्ट्राइकन रहेंगे, जब तक वो क्रश्ड रहेंगे, क्रश्ड का मतलब होता है दबे कुचले, क्रस्ट, और जब तक वो फियर स्ट्राइकन रहेंगे, जब तक वो डरे सहमे से रहेंगे, लैंडलॉर्ड्स उनको डराएंगे, आपकी फीस उनको डराएगी, कोर्ट से उनको जो है किसी प्रकार का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, तब तक जो है उनका कुछ भी होने वाला नहीं है। ये सारी चीज़ें यूजलेस है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। तो रियल रिलीफ उनके लिए क्या है? उनके अंदर का जो है डर, इस लाइन को बहुत अच्छे से समझना दोस्तों, उनके अंदर का जो डर है, किसानों के अंदर का, उस डर को भगाना है, उस डर को जो है खत्म करना है। तो गांधी जी ने ये बात जो है वहाँ के लॉयर से कहीं उनके जो उनकी जो चेतना है वो जगाने की कोशिश की कि सिर्फ आप पैसों के लिए इनके केसेस मत लड़िए, बल्कि आप ये सोचिए कि किस तरीके से ये लोग जो है किस तरीके से ये लोग इतने बड़े प्रॉब्लम में फंस गए हैं और इनको इस प्रॉब्लम से निकालने का तरीका क्या है। वो तो भूखे मर जाएंगे इस तरीके से, क्योंकि सबके सब लैंडलॉर्ड्स, ऑल द लैंडलॉर्ड्स कौन है? वो इंग्लिश मैन है और ये शेयर क्रॉपर्स है, उनके ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। फिर देखिए क्या हो।
मोस्ट ऑफ द अब वहाँ की स्थिति के बारे में बताता है, चंपारण की एक्चुअल स्थिति क्या है। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज स्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिश मैन एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स। समझना बहुत अच्छे से कि चंपारण की मैक्सिमम अरेबल लैंड जो है, अरेबल का मतलब होता है उपजाऊ, अरेबल का मतलब होता है, अरेबल लैंड का मतलब है ऐसी जमीन विच इज सुटेबल फॉर फार्मिंग, जो फार्मिंग के लिए क्या है, सुटेबल है। ठीक है, तो वो जो लैंड है वो डिवाइडेड थी इनटू लार्ज स्टेट्स, तो बड़े बड़े स्टेट्स में वो डिवाइडेड थी। स्टेट्स क्या होती है? स्टेट्स होती है लार्ज एरिया ऑफ लैंड ओन्ड बाय और गवर्न बाय और ओन्ड बाय वन फैमिली और वन पर्सन। तो ये कौन इसके मालिक थे? इसके मालिक थे इंग्लिशमैन। मतलब चंपारण के किसानों के हाथ में एक भी एकड़ जमीन नहीं थी। एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और सारे के सारे इंडियन लोग जो है उनके यहाँ मजदूरी करते थे, बंधुआ मजदूर के जैसा काम करते थे। आगे वो बताते हैं कि द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। सबसे मेन कमर्शियल क्रॉप क्या था? इंडिगो था, और वो इंग्लिश मैन को भी इंडिगो से इंटरेस्ट था। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स, कंपेल्ड का मतलब फोर्स करना, लैंडलॉर्ड्स ने जो है सारे टेनेंट्स को फोर्स किया था टू प्लांट 328 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विथ इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। तो उनको ये फोर्स किया गया था, कंपेल किया गया था कि चाहे जितनी भी ज़मीन आप हमसे एज ए टेनेंट किराए पर आप ले रहे हैं, लेकिन उस ज़मीन में से आपको 328 का मतलब है 20 एकड़ अगर आप लेते हैं हमसे, तो उसमें के 3 एकड़ ठीक, और 100 एकड़ अगर लेते हैं तो उसमें की, चाहे आप ग्रुप में लीजिए उसको, चाहे आप अकेले लीजिए, कोई एक फैमिली लेगी, 100 एकड़ अगर है तो उसमें से 15 एकड़ मतलब 15% लैंड जितना भी है, मतलब 50 एकड़ है तो 7.5 एकड़ हो गया। ठीक है, तो 15 एकड़ की लैंड में आपको इंडिगो का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, इंडिगो की खेती करनी पड़ेगी। और वो जो है इंडिगो रेंट के तौर पर, पूरा का पूरा इंडिगो, समझ रहे हैं, किसानों को उसमें का एक भी जो है चीज़ इंडिगो का एक भी आपको 1 किलोग्राम भी उसमें का इंडिगो आपको नहीं मिलेगा। और वो पूरा का पूरा इंडिगो की जो फसल है वो आपको रेंट के तौर पर अंग्रेज़ों को दे देनी पड़ेगी, अपने लैंडलॉर्ड्स को। एंड दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है बरसों से चला आ रहा था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। उतने में ये खबर आई, पता चला उनको लैंडलॉर्ड्स को कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो का उत्पादन चालू कर दिया है। They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% agreement. उन्होंने उनको ये, जैसे उनको पता चला कि इसका प्रोडक्शन अब ख़त्म करने की ज़रूरत है और हमारा इंडिको कोई ख़रीद नहीं रहा है, तो उन्होंने बिना कोई रीज़न बताए भारतीय किसानों को, चंपारण के किसानों को उन्होंने उनके एग्रीमेंट्स को बुलाया। ठीक है, उनके डॉक्यूमेंट्स को लेकर आने के लिए बोला, और उन्होंने कहा कि तुम्हारा साथ हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चलते रहेंगे, लेकिन इंडिगो वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है 15% लैंड का, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम ख़त्म करते हैं। और इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के बदले, मतलब आपको इस तकलीफ से मुक्त करने के बदले, मतलब वो ये मानते भी है कि इस इंडिगो वाले कॉन्ट्रैक्ट से वो तकलीफ में थे। ठीक है ना, और वो इसके बदले जो है कंपेंसेशन चाहते थे। कौन कंपेंसेशन मांग रहा है? खुद इंग्लिशमैन, खुद वो लैंडलॉर्ड जो है कंपेंसेशन मांग रहे हैं, क्योंकि हम हमारी 15% लैंड भी जो है वो आपको आपके खेती के लिए दे रहे हैं। तो ये जो हमारा आपके ऊपर फोर्स था, दबाव था कि 15% लैंड में आप इंडिगो का प्रोडक्शन करें,
वो अब हम ख़त्म करते हैं और आपको हमको रेंट देने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके बदले आप हमको क्या करिए, कंपेंसेशन दीजिए, मुआवजा दीजिए। तो बाद में क्या हुआ, ये देखिए कुछ चित्र है। बाद में क्या हुआ कि द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज अर्कसम टू द पीजेंट्स। तो शेयर क्रॉपिंग का जो अरेंजमेंट था वो बड़ा अर्कसम था, बड़ा ही जो है प्रॉब्लम वाला था। किसके लिए, पीजेंट्स के लिए, किसानों के लिए। एंड मेनी साइन विलिंगली, और कई लोगों ने क्या कर दिया, उस पर साइन कर दिया और कंपेंसेशन के लिए भी वो तैयार हो गए। कौन, किसान। दोज हु रजिस्टर्ड, जिन लोगों ने रजिस्ट किया, जिन लोगों ने उस एग्रीमेंट को बाद में नहीं माना, एंगेज्ड लॉयर्स, उन्होंने जो वो कोर्ट में चले गए, उन्होंने लॉयर्स रख लिए अपने। ठीक, फिर क्या हुआ, द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स। तो किसानों ने तो लॉयर रख लिए और लैंडलॉर्ड ने जो है ठग रख लिए। ठग का मतलब होता है गुंडे बदमाश, उन्होंने मारने पीटने के लिए। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीड द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइन। तो इस बीच में क्या हुआ, वो खबर जो है पहुंच गई इनके तक कि जर्मनी ने जो है सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया है, इसीलिए हमारे ऊपर दया नहीं की है अंग्रेज़ों ने कोई, बल्कि इनका नुकसान होने वाला था, इसलिए हमसे इन्होंने इस एग्रीमेंट पर साइन कराया। और इतना ही नहीं, हमसे कंपेंसेशन भी ले लिया। तो उनके समझ में आया कि उनको ठगा गया है, उनके साथ जो है बेईमानी हुई है, उनके साथ जो है अत्याचार तो हो ही रहा था पहले से, अब उनके साथ जो है विश्वासघात भी हो गया है। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। तो जिन लोगों ने उस एग्रीमेंट पे साइन किया था वो अपना पैसा वापस मांगने लगे, लेकिन उनके साथ जो है मारपीट होने लगी। वो ठग जो उन्होंने बुलवाए थे, गुंडे बदमाश जो बुलाए थे, लठैत जिसको बोलते हैं, उन्होंने क्या करना चालू किया, उन्होंने उनको मारना पीटना चालू किया अगर वो पैसा मांगने के लिए जाते थे तो। एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण, और इसी समय महात्मा गांधी चंपारण में पहुंचे जब ये सब चल रहा था। ही बिगैन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, उन्होंने शुरुआत की फैक्ट्स को कलेक्ट करने से लेकर, फैक्ट्स कलेक्ट करने लगे हो एक्चुअल स्थिति क्या है। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सबसे पहले वो कहाँ चले गए बातचीत करने, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिलने चले गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। तो सेक्रेटरी ने उनसे बड़े ही बुरी जबान में उनसे कहा कि हम एक आउटसाइडर को, मतलब वो ये मानते थे कि चंपारण में गांधी जी का आना वो एक आउटसाइडर है, हम एक आउटसाइडर को, बाहर के व्यक्ति को कोई किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो गांधी जी ने उनसे हंसते हुए कहा, गांधी जी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, वो कोई आउटसाइडर नहीं है। आउटसाइडर अगर हिंदुस्तान में कोई है तो वो ब्रिटिशर्स है, आप लोग हैं, इंग्लिश मैन है, और वो कोई आउटसाइडर नहीं है। वो भारत के किसी भी कोने में जा सकते हैं और किसी भी तरीके की बात कर सकते हैं। Next, Gandhi called on the British official commissioner of the Tirhut division in which the Champaran district lay. उसके बाद गांधी जी ने जो है ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, वहाँ के कमिश्नर से मुलाकात की, तिरहुत डिवीजन की। और द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट, गांधी जी बता रहे हैं लुइस फिशर को, तो कमिश्नर सा प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्थ विथ टू लीव तिरहुत। तिरहुत डिवीजन जो है कमिश्नर का है ना, कमीशन ऑफिस का, वो जो है उस रीजन में, उस टेरिटरी में चंपारण आता है। तो उस डिवीजन के कमिश्नर से जब मिलने गए महात्मा गांधी, तो गांधी जी बताते हैं कि उन्होंने मुझे बुली करने की कोशिश की, उन्होंने मुझे मारने पीटने की कोशिश की और मुझसे कहा कि आप अभी के अभी जो है चंपारण छोड़कर चले जाए। देखिए ये हुआ उनके साथ। गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी जी वहाँ से जाने के लिए आए नहीं थे, वो नहीं गए। इंस्टीड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी। वो कहाँ चले गए, वो मोतिहारी, और आगे चले गए, मोतिहारी चले गए, जहाँ पर एक्चुअली चंपारण का कोर्ट हुआ करता है।
द कैपिटल ऑफ चंपारण। मोतिहारी क्या है? चंपारण का कैपिटल है, चंपारण एरिया का कैपिटल। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, कई सारे लॉयर्स भी उनके साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, और रेलवे स्टेशन पर जो है कई सारे लोगों ने जो है गांधी जी का स्वागत किया। कहाँ पर? मोतिहारी में। मोतिहारी वहाँ का चीफ एरिया है जहाँ पर कोर्ट है। और वास्ट मल्टीट्यूड ग्रेटेड गांधी, वास्ट मल्टीट्यूड का मतलब होता है मास ऑफ पीपल। ही वेंट टू ए हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने एक घर में गए और उस घर को अपना हेडक्वार्टर उन्होंने बनाया और उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गांधी जी ने। और रिपोर्ट केम इन दैट ए पीजेंट हैड बीन मलट्रीटेड इन ए नियर बाय विलेज। एक रिपोर्ट आई उतने में कि एक पीजेंट को जो है मारा पीटा गया, उनके साथ मल ट्रीटमेंट हुआ है। समझते हैं ना, मल ट्रीटमेंट है ना बुरा व्यवहार, अन्याय, अत्याचार। ये शब्द बना है माल से, MAL, माल न्यूट्रिशन बोलते हैं ना, मल ट्रीटमेंट, माल प्रैक्टिस। ओके। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. Gandhi decided to go and see. गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो जाएंगे और देखेंगे। The next morning he started out on the back of an elephant. नेक्स्ट मॉर्निंग जो है गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो जाएंगे और एक एलिफेंट के ऊपर सवार होकर वो वहाँ जाने लगे। है ना, वहाँ के कन्वीनियंस का साधन था एलिफेंट, है ना, जहाँ जा नहीं सकते थे तो एलिफेंट पे बैठकर जाते थे। He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage. ठीक, गांधी जी ज़्यादा आगे नहीं पहुंचे थे कि पुलिस सुपरिटेंडेंट के कुछ पुलिस अधिकारियों ने, मैसेंजर मतलब उनके पुलिस जो थे, पुलिस सुपरिटेंडेंट के, उन्होंने उनको पकड़ा और कहा कि वो हाथी से नीचे उतर जाए और उनके कैरियज में बैठ के उनके साथ चले। गांधी कंप्लाइड। गांधी जी मान गए। द मैसेंजर ड्रो होम वेयर ही सर्व्ड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। मैसेंजर उनको जो है गांधी जी को घर ले गए, उसी जगह ले गए जहाँ से गांधी जी निकले थे, और उनको जो है एक नोटिस थमाया गया जिसमें लिखा गया था कि वो आज के आज, सुपरिटेंडेंट का नोटिस था पुलिस सुपरिटेंडेंट का, कि वो आज के आज जो है चंपारण छोड़कर चले जाए इमीडिएटली। गांधी साइंड ए रिसीप्ट फॉर द नोटिस। गांधी जी ने उस रिसिप्ट को साइन किया एंड रोट ऑन इट, और उसी रिसिप्ट के ऊपर उन्होंने लिखा दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। तो इसी को दोस्तों सिविल डिसोबीडियंस बोलते हैं, राजकीय आज्ञा का उल्लंघन। मतलब किसी आज्ञा का पालन नहीं करना अगर आपको आपके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है अपने ही देश में। ठीक है ना, दिस इज वन ऑफ द वेपन्स ऑफ गांधी जी स्ट्रगल, ऐसा बोला जाता है। तो उन्होंने वो नोटिस तो ले लिया, ठीक है, आपने हमको भाई नोटिस थमाया, चलो अच्छी बात है, बट एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, और उसी के ऊपर उन्होंने लिखा कि मैं आपकी ऑर्डर को डिसओबे करता हूँ, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ, मैं चंपारण छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। इन कॉन्सिक्वेंस, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? गांधी रिसीव्ड ए समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। गांधी जी को समन मिला, कोर्ट का आदेश मिला, उनको ये आदेश मिला कि वो कल के कल कोर्ट में हाजिर हो जाए। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक। रात भर गांधी जी नहीं सोए। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ किया जो दूसरे दिन पहुंचेगा। ओके, क्या टेलीग्राफ किया? टेलीग्राफ समझते ना, तार भेजा। राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। तो उन्होंने, देखिए आगे वो आते भी है, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ किया कि अपने कुछ दोस्तों के साथ वो मोतिहारी पहुंच जाए। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम आल्सो, उन्होंने अपने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शंस भेजे। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय, और इतना ही नहीं,
उन्होंने इस चंपारण के प्रॉब्लम्स का, चंपारण में जो भी एक्टिविटीज़ हुई है उसका पूरा रिपोर्ट जो है मेल कर दिया। मेल का मतलब उस समय में तार कर दिया या खत भेज दिया। किसको? वॉइसरॉय को। ठीक। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी। तो रात भर उन्होंने, गांधी जी ने जो ये काम किया था, तो ये मैसेज सब तरफ पहुंच गया कि गांधी जी ट्रबल में है, गांधी जी परेशानी में है, कि उनको जो है अब अरेस्ट होने वाला है, उनको कोर्ट में पेश होने के लिए बोला गया है। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स। ठीक है, क्या बोला गया है, बहुत लाइन यहाँ पर उन्होंने कहा कि मोतिहारी की सुबह जो थी पूरे चंपारण के किसानों से वो भर गई। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। उनको पता नहीं था गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया है सत्ता के खिलाफ। They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. वो सिर्फ इतना जानते थे कि वो महात्मा जो उनको सेव करने के लिए आया है वो ट्रबल में है, वो परेशानी में है और उनको बचाने के लिए हमें जाना होगा। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स। और वो डेमोन्स्ट्रेशन करने लगे, प्रदर्शन करने लगे। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है उत्स्फूर्त, स्वयं स्फूर्ति से, अंदर से, स्पॉन्टेनियस। ठीक है। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, और डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन। वो वहां पे प्रदर्शन होने लगा, हजारों की संख्या में थे, इन थाउजेंड्स। अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है ना। तो गांधी जी ने क्या कहा था, आपको याद होगा कि हमको इनके अंदर का डर, न्याय व्यवस्था का काम ही होता है। उन्होंने लॉयर से कहा था कि न्याय व्यवस्था का काम ही होता है कि न सिर्फ इंसान को, किसी व्यक्ति को, किसी ट्रबलसम व्यक्ति को, किसी परेशानी में व्यक्ति है उस व्यक्ति को न्याय देना, बल्कि न्याय व्यवस्था का काम है ये भी है कि उनके अंदर से डर जो है, अत्याचारी के खिलाफ जो डर है, उस डर को हटाना। और उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट से हमको कोई उम्मीद अभी नहीं है, हमें ये लड़ाई सड़क पर लड़नी होगी। तो देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस। तो कोर्ट हाउस में प्रदर्शन होने लगा गांधी जी के अरेस्ट के खिलाफ। वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। तो ये एक्चुअली क्या था, ये डेमोन्स्ट्रेशन कोई मामूली डेमोन्स्ट्रेशन नहीं था, ये एक्चुअली स्वतंत्रता का पहला बीज था। और ये भी दिखा रहा था हमें कि ब्रिटिश शो ने जो डर चंपारण के किसानों के अंदर पैदा किया था, वहाँ के लैंडलॉर्ड्स ने जो डर ठगों के माध्यम से या अपने कानून के माध्यम से जो डर निर्माण उनके अंदर किया था, वो डर से जो है मोतिहारी के किसान, चंपारण के किसान, भारतीय जो है वो क्या हो रहे थे, धीरे धीरे मुक्त हो रहे थे, लिबरेट हो रहे थे, लिबरेशन। द ऑफिशियल्स फेल्ड पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन। तो उन्होंने गांधी जी से कहा कि आपके कोऑपरेशन के बगैर ये पीजेंट जो है शांत नहीं बैठेंगे। ही हेल्प देम टू रेगुलेट द क्राउड। तो गांधी जी ने क्राउड को रेगुलेट किया। ये देखिए यहाँ पे चित्र दिया है, क्राउड को रेगुलेट किया और उनसे कहा कि मैं ठीक हूँ, मेरे साथ कुछ भी ज़्यादा बुरा अभी तक तो नहीं हुआ है। He was giving them he was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians। तो एक मैसेज जो है, एक कॉन्क्रीट प्रूफ उन मोतिहारी के, उन चंपारण के किसानों के माध्यम से, गरीब किसानों के माध्यम से जो है ना गांधी जी ये उनके उन लैंडलॉर्ड्स को देना चाह रहे थे कि चाहे राजा कितना ही अन्याय हो, कितना ही अत्याचारी हो और अनक्वेश्चन्ड हो, वो चाहे कि उनसे कोई सवाल जवाब ना करे, लेकिन उनको एक सिंपल सा इंडियन भी क्या कर सकता है, चैलेंज कर सकता है। तो यही सारी चीज़ें जो है वो चंपारण में हो रही है, मोतिहारी में हो रही है, चंपारण एरिया। ओके।
द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, गवर्नमेंट एकदम पजल्ड हो गई। बैफल्ड का मतलब पजल्ड, कंफ्यूज्ड। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है सरकारी वकील। तो सरकारी वकील ने जो है, मतलब जो लैंडलॉर्ड्स के जो वकील थे, उन्होंने कहा कि जज से कहा कि ट्रायल को पोस्टपोन किया जाए क्योंकि माहौल जो है ठीक नहीं है। अपैरेंटली वेरी क्लियरली द अथॉरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपेरियर्स। वो जो अथॉरिटीज है, वहाँ के जो अधिकारी है, वो अपने सुपेरियर से कंसल्ट करना चाहते थे कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। अचानक से उस स्थिति उभर कर आई थी 1-2 दिन में, बस गांधी जी के आने के बाद। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। लेकिन गांधी जी ने उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इस केस में कोई डिले नहीं होना चाहिए। डिले अगर हो गया तो न जाने हमको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। और न्याय के संदर्भ में हमेशा कहा जाता है कि इफ देर इज ए डिले इन द सिस्टम, तो अगर सिस्टम डिले कर रहा है आपके किसी केस के साथ, तो आपको न्याय नहीं मिलने के बराबर समझा जाना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने डिले के खिलाफ आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कोई डिले नहीं होगा। ही रेड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। उन्होंने कहा कि आप मुझे सज़ा दीजिए। और उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा जज के सामने कि मैं गिल्टी हूँ, मैं गिल्टी हूँ, आप मुझे सज़ा दीजिए। ही वॉज इन्वॉल्व, और उन्होंने ये भी कहा कि वो इन्वॉल्व है किस बात में। ही टोल्ड द कोर्ट इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है मन का भेद, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है द्विधा मनस्थिति, दो चीज़ें। तो उन्होंने ये भी कहा अपने स्टेटमेंट में कि वो ड्यूटीज के कॉन्फ्लिक्ट में फंस गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी ड्यूटी का पालन वो करे, लॉ का पालन करे या जो भारतीय किसान है उनकी बातों माने। In a conflict of duties, on one hand, not to set a bad example as a lawbreaker, on the other hand, to render the humanitarian and national service for which he had come. दो चीज़ें थी उनके सामने कि क्या वो एक लॉ ब्रेकर के तौर पर कानून के सामने पेश हो जाए। लॉ ब्रेकर मतलब कानून को नहीं मानने वाला व्यक्ति, या इंसानियत के तौर पर ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच और नेशनल सर्विस के तौर पर जो है वो इन चंपारण की किसानों की मदद करें। तो ये पूरा स्टेटमेंट उन्होंने जो है कोर्ट के सामने पेश किया। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव। तो उन्होंने जो है उस ऑर्डर का डिसरिगार्ड किया, उस ऑर्डर को मानने से मना कर दिया जिसमें उनसे कहा गया था कि चंपारण को छोड़कर वो चले जाए। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ और बीइंग द वॉइस ऑफ द कंसाइंस। उन्होंने कहा कि मैं जो ये आपके ऑर्डर का डिसरिगार्ड कर रहा हूँ, मैं जो आपके ऑर्डर को डिसओबे कर रहा हूँ, ये बिल्कुल इसलिए नहीं है कि मुझे न्याय व्यवस्था में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, इसलिए नहीं है। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट, फॉर वांट का मतलब होता है लैकिंग, कमी होना, लैकिंग, LAC के। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, बोलता है कि न्याय व्यवस्था में मेरा विश्वास अब बचा नहीं है, मेरी रिस्पेक्ट अब नहीं है, ये इसका कारण नहीं है। बट इन ओबीडियंस, लेकिन मुझे उस आज्ञा का भी पालन करना पड़ेगा जो मेरी अंतरात्मा की आवाज़ मुझे बता रही है। द वॉइस ऑफ कंसाइंस, कंसाइंस होता है आवर इनर वॉइस विच टेल्स अस व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। हमारी अंतरात्मा जो हमें बार बार ये बताती रहती है कि क्या सही है और ये क्या गलत है। तो महात्मा गांधी ने वो बात कोर्ट में कही जो आज तक शायद किसी ने नहीं कही होगी। उन्होंने कहा कि मेरा वॉइस ऑफ कंसाइंस जो है वो कहता है कि मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करूं, चाहे मुझे इसलिए आप लॉ ब्रेकर करार कर दे, चाहे आप मुझे इसलिए बोल दे कि मैं न्याय का सम्मान नहीं करता हूं, लेकिन मुझे एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो है मेरे वॉइस ऑफ कंसाइंस को सुनकर चंपारण के मेरे भाइयों की रक्षा करनी होगी।
ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, और उन्होंने कहा कि आपको जो भी सज़ा देनी है, जो भी फाइन देना है, जो भी पेनल्टी देना है, आप मुझे दे सकते हैं. The magistrate announced that he would pronounce sentence after 2 hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. तो मैजिस्ट्रेट एकदम कंफ्यूज हो गए. उन्होंने कहा, उनके सामने नया केस आ गया था, एक ऐसा व्यक्ति सामने था जो बोल रहा है कि मुझे सजा दो, लेकिन पूरा का पूरा जो पीजेंट्स थे वहां पे हजारों की तादाद में, वो उनके साथ थे. तो मैजिस्ट्रेट ने अनाउंस किया कि 2 घंटे के बाद वो इस ट्रायल का फैसला सुनाएंगे, और उन्होंने गांधी जी से कहा कि इन 2 घंटों के बीच में वो बेल के लिए जो है वो अप्लाई कर दे. समझते ना, बेल 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 होती है, मतलब कोर्ट में अगर आपको अरेस्ट होने वाला है तो अरेस्ट से कुछ समय के लिए बचने के लिए, कुछ दिनों तक बचने के लिए आप बेल के लिए अप्लाई करते हैं. तो गांधी जी से कहा गया कि आप बेल के लिए अप्लाई कर दे, बट गांधी जी रिफ्यूज़. लेकिन गांधी जी ने रिफ्यूज़ किया. उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बेल के लिए अप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैं ये मानता हूँ, और मैं बेल के लिए अप्लाई नहीं करूँगा. आपको मुझे कोर्ट में, आपको मुझे जेल में भेजना है तो आप भेज सकते हैं. द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल. तो जज ने उनको रिलीज कर दिया, कोई बेल उनसे, बिना कोई किसी बेल के. वेन द कोर्ट रिकन्वेंड, जब 2 घंटे के बाद फिर से बैठा कोर्ट, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज. तो जज ने कहा कि पोस्टपोन की जाती है तारीख, है ना, और कई दिनों तक, अब जो है आने वाले दिनों तक जो है वो इसकी कार्रवाई नहीं होगी. एक तरीके से गांधी जी की जीत यहाँ हुई थी. मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और गांधी जी को उन्होंने फ्री कर दिया था उसी बीच अपने जजमेंट में. ठीक है. फिर क्या हुआ, रिमेन एट लिबर्टी. तो आगे थोड़ा सा बचा है, ये हम और एक स्लाइड में कल इसको हम कंप्लीट कर लेंगे. आज के लिए हम इतना ही, क्योंकि आप पूरा वीडियो भी देख ले अच्छे से, और आपकी स्टडी भी अच्छे से हो जाए. तो यहाँ तक कल जितना हमने पढ़ा था वहाँ तक ये हुआ है. तो गांधी जी को जो है वो जेल से वहाँ से मुक्ति मिल गई. ठीक है. तो हम कल जो है इसके आगे का पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच. ऑलरेडी ये 38 मिनट्स का हो चुका है. थैंक यू वेरी मच.